हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैलकुलस यूनिट। ठीक है, देखिए कैलकुलस यूनिट जो है वो आपकी बोर्ड पेपर को लेकर, आपके कंपटीशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड की बातचीत करें तो ये यूपी बोर्ड में 44 से 50 नंबर तक का वेटेज रखती है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड को लेकर ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आप कंपटीशन की बातचीत करें तो कंपटीशन को लेकर भी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए इस यूनिट में एक हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, बात समझिएगा मेरी बात को। यूनिट का नाम है कैलकुलस, हिंदी में इसको कहते हैं कलन। ठीक, यूनिट का नाम है कैलकुलस और इस कैलकुलस यूनिट को हिंदी में कहते हैं कलन। देखिए इसके अंदर पहला टॉपिक आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जिसका अर्थ होता है शांतता, इसको सततता भी कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें तो इसको कहा जाएगा कंटिन्यूटी और हिंदी में इसको कहते हैं शांतता। ठीक, इसी के बाद अगला टॉपिक जो मेरा है वो है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी इसको हिंदी में कहते हैं अवकलनीयता। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। फिर अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। फिर अगला टॉपिक है मेरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन। फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। फिर हमारा अगला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग। फिर आखिरी हम लोगों का है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो था जल्दी जल्दी में बताना। अब देखिए इन सब के बारे में डिटेल में समझिए। देखिए पहला टॉपिक है इसका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो आपका है ये हमारे 11th के लिमिट चैप्टर पर बेस्ड टॉपिक बनाया गया है। ठीक, 11th में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था लिमिट, उसी लिमिट पर ये पूरा बेस्ड है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन लोगों का लिमिट नहीं पढ़ा हुआ होगा या फिर लिमिट भूल गए होंगे तो लोगों को हो सकता है याद भी ना हो कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में सवाल के दौरान लिमिट की कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि लिमिट की बिना बातें जाने ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी खत्म हो जाने के बाद हम लोगों का अगला जो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मींस क्या है बेटा? डिफरेंशियबिलिटी जो है वो कंटिन्यूटी का ही साथी है। तो हम लोगों को कंटिन्यूटी जैसे पढ़ लेंगे तो हम लोगों को डिफरेंशियबिलिटी बहुत ढंग से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए एक बात और भी होती है, जब हम लोग किसी भी चीज की स्टार्टिंग करें तो हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। हम लोगों को अगर कोई काम दे दिया गया और उसके बाद हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है, हम लोग दिन भर बैल जैसे जुटे रहें, हम लोगों को अपना यही नहीं समझ में आएगा कि मैंने कितना कवर कर लिया। बात समझे? तो यानी कि जब भी आप कोई कार्य करें तो उसका आप पूरा कवरेज देख लें कि कितना कवरेज के अंदर आपको इतनी चीजों को डील करना है। जितनी चीजों को डील करना है ना, आपके पास उन चीजों के लिए तैयारी रहेगी। अगर उन चीजों के लिए तैयारी रहेगी तो होगा क्या कि आप उस चीजों को स्मूथली काम करते हुए चले जाओगे। ठीक, तो ये केवल शुरुआती परिचय देने का मतलब इसका यही है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट में कितने टॉपिक आने वाले हैं, किस टॉपिक को किस तरीके से डील करना है और हम कैसे इसको पढ़ पाएंगे। आपको यही नहीं पता कि जिसको कैसे पढ़ना है, बस जुड़ गए तो जुड़ गए, तो फिर जुड़ गए। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूटी मेरा इस तरीके से खत्म, डिफरेंशियबिलिटी मेरा खत्म। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा हम लोग आएगा डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ठीक, फिर अगला टॉपिक आएगा, देखिए अभी डिफरेंशिएशन जब टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। अब देखिए डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। जैसे हम लोग 8th और 9th क्लास में हुआ करते थे, 10th क्लास में, तो जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े या 1 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा, फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम आती थी, तो यानी कि उन्हीं का यूज होता था। तो देखो बेटा यहां पर अवकलन हम लोग बहुत ढंग से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि उसके अंदर अवकलज का ही यूज होना है। अब हम आपको एक बात बताएं, इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक हैं, कई सारे। तो इस टॉपिक को देखकर आपको परेशान नहीं हो जाना है कि हाँ इनको देखकर परेशान हो, ये जब पढ़ेंगे तब ढंग से पढ़ेंगे। इतना खत्म करने के बाद हम लोगों का अगला टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन कैलकुलस यूनिट का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है और कंपटीशन लेवल को लेकर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड है। बात समझिए। ठीक, तो यहां से हम लोगों का ये हो जाता है इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, उसी प्रकार खैर यहां पर देखिए एक बात है, ये छूट गया। इंटीग्रेशन के बाद अगला टॉपिक हम लोगों का बनता है डिफरेंट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। ठीक, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था उसी प्रकार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक, यहां तक पढ़ लेने के बाद देखिए यहां पर हम लोगों का कंटिन्यूटी एक अलग चैप्टर है, यहां से डिफरेंशिएशन एक तरीके से शुरू हो जाता है और यहां पर जाके खत्म हो जाता है। फिर यहां पर इंटीग्रेशन शुरू होता है और खत्म हो जाता है इतने में।
इतने में यहाँ 5 6 7 में इंटीग्रेशन शुरू होता है और इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, और यहां पर डिफरेंशिएशन शुरू होता है, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। फिर इन दोनों का संयोग यानी कि इन दोनों के साथी पर एक चैप्टर हम लोगों का बनता जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसके अंदर आपको अवकलन भी पढ़ना है और इसके अंदर आपको समाकलन भी पढ़ना है। अब कोई कहेगा अगर इसके अंदर समाकलन अवकलन पढ़ना है तो ऊपर वाले टॉपिक ही ना पढ़ो। अरे पगला, इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर कुछ जगह पर हम लोगों का अवकलन यूज होगा, कुछ जगह पर हम लोगों का समाकलन यूज होगा। यानी कि अब हम इसका नाम ये थोड़ी धर देते कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ना ऐसा नहीं है। इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सबसे पहला आप काम करिए, अपनी कॉपी पर पेन बढ़िया उठाकर मस्त इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करिए और इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा जो हमने आपको अभी बताया था। देखिए एक बार फिर से बता दें, इसका वेटेज पेपर में 44 से 50 नंबर तक का रहने वाला है। आजकल खूब मौज हो रही होगी, घर पर कोई काम तो है नहीं, बढ़िया मस्त आराम से सुबह देर तक उठना होगा सबका, खूब बढ़िया चौड़े में खाओ पियो, कोई कुछ काम तो है नहीं। देखिए सब चीज अपनी जगह प्रॉपर है, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल आलस ना करें, पढ़ाई को ढंग से करें। ठीक है, और देखिए हम लोगों को जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हम लोग तुरंत पूछ लेते हैं, भैया तुम्हें आया, तो तुम्हें तुरंत बता देते हो। कोई लड़का इधर उधर उंगली कर रहा है तो हम लोग उससे तुरंत पूछ लेते हैं कि देखो यार खड़े हो जाओ, चलो बताओ। तो यहाँ तो भैया कुछ हो नहीं रहा है, और यहाँ पर तुम देखते भी कैसे हो इसको, बढ़िया चौकस तकिया में ऐसे करके लगा लिए, उसके बाद बढ़िया आराम से देख रहे हो, तनिक का देखे उसके बाद देखना बंद कर दिए, फिर आज का 5 मिनट देखा, कल 5 मिनट का देखा, फिर 5 मिनट देखा, ऐसे कर करके पूरा टॉपिक को खत्म करते हो। तो देखो यार, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाए उसको आप कमेंट में बताइए कि आप फलाना ये चीज हमें नहीं समझ में आई, या यहाँ पर ये चीज प्रॉब्लम है, ये चीज हमको दिक्कत कर रही है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक हम लोगों का कंटिन्यूटी चल रहा है। अब देखिए इस कंटिन्यूटी टॉपिक को समझते हैं। देखिए क्या है कंटिन्यूटी जो है वो मेरे को मिलकर बना है कंटिन्यूअस से, यानी कि कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक, यानी कोई चीज लगातार, लगातार को हिंदी में कहते हैं सतत। ठीक है, ठीक, तो हम लोगों का जो कंटिन्यूटी टॉपिक है इसमें कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि कोई चीज लगातार हो रही है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम यहां पर एक प्रकार की नोक रखें, प्रकार की नोक यहां पर हमने पेज पे रखी, ठीक, इसे बढ़िया पेंसिल लगाया और यहां पर मैंने प्रकार की नोक रख के बढ़िया मस्त आराम से वृत्त खींचा इस तरीके से। ठीक, तो देखिए भैया ये तो विजिबल है, ये तो दिखेगा नहीं, हम ऐसे बनाए दे रहे हैं, देखो ऐसे होगा। यहां पर प्रकार की नोक रखोगे, ऐसे खींचते चले जाओगे। अब हमको एक बात बताओ, जब तुमने ये प्रकार की नोक इस पे रखी और जब तुमने वृत्त खींचा, तो बताइए एको बार भी कहीं पर भी क्रम नहीं टूटा। हम लोगों का एक अन्ना एक यहां से स्टार्ट हुआ और खट से हम लोगों का बन गया। बात समझे? तो जब हम लोगों ने इसका चित्र खींचा कोई समस्या नहीं आई हम लोगों को ये चित्र खींचते समय, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में अगर आपको जानकारी हो तो देखिए बेटा, ये तो मेरा एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, यहां पर तो कोई ना कहीं ना कि पेन उठाना पड़ा या फिर क्रम टूट गया। अगर आपसे साइन एक्स का चित्र खींचे तो बेटा साइन एक्स का चित्र ऐसे बनता है, साइन एक्स का चित्र ऐसे बनता चला जाता है। ठीक, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखिए साइन एक्स का ग्राफ खींचते समय भी हमारा पेन लगातार काम करता रहा और इसने एको बार भी रेस्ट नहीं लिया। ठीक, तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि किसी भी फलन, किसी भी वक्र, वक्र बोले तो जितने भी हम लोग गणित में फलन पढ़ते हैं वो सब ऑलमोस्ट वक्र हैं। ठीक, तो जितने भी हम वक्र पढ़े, वक्र, उस वक्र का जब हम चित्र खींचते हैं और चित्र खींचते समय क्रम ना टूटे, क्रम ना टूटे का मतलब हमारा पेन लगातार काम करता चला जाए और हमारा काम भी पूरा हो जाए। जब हमारा पेन लगातार काम करता चला जाएगा और हमारा पेन टूटेगा भी नहीं, पेन टूटने का मतलब दोस्त ये नहीं कि पेन चटाक से टूट जाएगा ना, पेन टूटने का मतलब कि हमारा जो क्रम है ये ना टूटे। यानी कि यहां पर हम चले और यहां पर हम छोड़ दिए, फिर उसके बाद दोबारा चित्र बनाए, फिर छोड़ दिए, फिर दोबारा चित्र बनाए, ये होता है क्रम टूटना। ठीक है, सीक्वेंस टूटने का मतलब ये होता है। अब पेन टूटने का मतलब ये नहीं कि पेन बढ़िया खरीद के लाए और तुम्हारा छोटा भाई टूट दिया तो और तुम वृत्त बना रहे थे टूट दिया। अब तुम कहोगे जो वृत्त है, जो सर्किल है वो हमारा सतत नहीं है, है ना, काहे भैया तो पेन टूट गया था। तो सुनो, जब मैं किसी का चित्र खींचता हूं, जब किसी का भी चित्र खींचा जाए और उस चित्र खींचते समय आपके सीक्वेंस ना ब्रेक हो, अगर सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब वह जो वक्र है मेरा, वह वक्र मेरा कैसा वक्र है,
कंटिन्यूअस वक्र है। ठीक, तो आप कंटिन्यूअस वक्र के लिए आप रफली परिभाषा एक क्या लिखेंगे, एक ये रफली परिभाषा नहीं है, ये गणित की एक ऐसी परिभाषा है जो हम लोगों को नॉर्मली सिखाती है कि हमारा फलन जो है सतत है अथवा असतत है। ठीक, तो देखिए क्या परिभाषा हुई कि किसी भी वक्र का आप चित्र बनाते समय अगर आपका सीक्वेंस ना ब्रेक हो, यानी कि क्रम भंग ना हो, अगर क्रम भंग नहीं होगा तो ऐसा वक्र, ऐसा ग्राफ, ऐसा फलन हम लोगों का कंटिन्यूअस वक्र कहलाएगा। ठीक, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं। ठीक, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो हमारे कंटिन्यूअस होंगे, बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो डिसकंटिन्यूअस होंगे। जैसे कि अगर आपको जानकारी हो कि परवलय, परवलय का मतलब होता है पैराबोला, जिसका एक नॉर्मल इक्वेशन होती है y² = 4ax। ठीक है, याद है आपको? अगर आप इसका चित्र खींचते हो प्यारे भाई तो इसका चित्र ऐसे बनता है, देखिएगा ऐसे, ये देखिए इसका चित्र खींचते समय मेरा सीक्वेंस नहीं ब्रेक हुआ। ठीक, अगर आपसे बातचीत करी जाए हाइपरबोला की, हाइपरबोला का चित्र जो होता है वो ऐसे होता है। देखिए बेटा, ये तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारे आसपास ही बना रहता है। अगर हम इसका चित्र बनाए तो देखिए इसका चित्र ऐसा होता है ये। अब देखिए यहां वाला कर्व खींचने के बाद पेन उठाना पड़ा ना, ये वाला कर्व खींचते समय, तो मेरा क्रम टूट गया कि नहीं? बोलो भाई, जब हमने याला वक्र खींचा फिर याला वक्र खींचा तो बताइए पेन हमको उठाना पड़ा कि नहीं? तो यानी कि जब कभी भी हम किसी का भी ग्राफ खींचे और हमारा भंग ना हो तो समझ लेना कि वह फलन कैसा है, सतत, और अगर भंग हो गया तो वह फलन कैसा है, असतत। इतनी बात नोट करिए। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने यहां पर यह देखा कि फलन सतत और असतत कैसे होता है। अभी हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, केवल और केवल उसके चित्र पे आधार पर कि इसका चित्र बनाते समय हमका सीक्वेंस टूट जाए। अगर हमारा सीक्वेंस टूट गया तो हम लोग उस फलन को कहेंगे ये सतत नहीं है, अर्थात असतत है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम लोगों का वक्र नहीं टूटा, यानी कि हम लोगों का काम आसानी से पूरा होता चला गया, कहीं पर हम लोगों को पेन उठाना नहीं पड़ा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा फलन सतत है। ठीक, तो सीधी सी एक परिभाषा है, किसी का भी आप चित्र खींचते हैं और चित्र खींचते समय आपका वक्र ना टूटे, यानी कि अगर आपको पेन एक बार उठाना पड़े और दोबारा बनाने के लिए, जैसे कि यहां पर देखिए कुछ बोर्ड पर दिख रहे होंगे, कुछ मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं। देखिए मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा। कारण ये नहीं है कि केवल आप क्वेश्चन पढ़ें, कारण इससे आपके डबल फायदे होंगे। इससे दो फायदे क्या होंगे? पहला फायदा ये होगा हम लोगों का कि हम लोग ये जान पाएंगे कि फलाना कौन सा वक्र असतत होता है, कौन सा वक्र हम लोगों का असतत होता है। और दूसरा फायदा ये होगा कि हम लोगों को ऑलमोस्ट वक्र के चित्र पता होंगे कि भैया इनका चित्र कैसे बनता है। बात समझे? ठीक है, देखिए ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग ये छोटी छोटी जानकारी नहीं रखते हैं और आप लोग केवल गणित पढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर गणित का मतलब नहीं होता। ठीक, गणित क्या होती है कि इसको हम लोगों को सीखना होता है बहुत अच्छे ढंग से। ठीक, देखिए पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जो इसको ढंग से पढ़ता है उसकी बात ही अलग है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त, अब वृत्त का ये कुछ चित्र क्या बनाया, जैसे यहाँ पर कैलकुलेटर रखी, गन से खींच दिया, हो गया काम खत्म। यहां पर y² = 4x है, ऐसे मेरा सर हो गया, काम खत्म। फिर इसके बाद हम लोगों का देखो दीर्घवृत्त बना हुआ है, यानी कि एलिप्स, इसका चित्र खींचा, काम खत्म, पेन उठाना नहीं पड़ा। ये साला y = sin x आ गया, इसको हमने सर मारे खींच दिया, y = cos x, लो झन हो गया। ठीक, जैसे हम लोग छोटे थे ना, जब हम लोग कोई काम करते थे, कोई लाइन बनाते थे, तो हम लोग एकदम गुचू पुचू, जो छोटा बच्चा कॉपी में लेकर गुचू पुचू करता है ना, वो साला सतत फलन होता है। ठीक, लेकिन उसका हमको यही नहीं पता कि उसका नाम क्या है, बस हम लोग उसको कहेंगे कौन सा वक्र है, गुचू पुचू। ठीक है, यहां पर अगर बातचीत करें, ये देखो ये हमारा है अतपरवलय, अतपरवलय देखो चित्र ऐसे बनता है, इसे चित्र देखिए। तो यहां पर आपने ये चित्र बनाया, उसके बाद पेन उठाया, फिर यहां पर चित्र बनाया। ठीक, तो प्रैक्टिकली इसको सीखिए। प्रैक्टिकली मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि ये केवल और केवल हम लोगों को ये सिखा रहा है ये वक्र कि अगर किसी का भी वक्र आप खींचते समय अगर आपका सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अर्थात असतत फलन है। और अगर फंक्शन हम खींचते समय हम लोगों का वक्र का सीक्वेंस अगर नहीं टूटा तो हम लोगों का कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो ये हमारी सततता की यानी कि कंटिन्यूटी की ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो बेस्ड है ग्राफ पर। ठीक, तो ग्राफ को बेस्ड रखते हुए यानी कि अगर वक्र का चित्र बनाते समय, ध्यान रखते समय हम लोगों को कंटिन्यूटी की परिभाषा पूछी जाएगी, तो कंटिन्यूटी की परिभाषा केवल और केवल यही होगी कि यदि हम किसी भी फलन का वक्र खींचते हैं और अगर सीक्वेंस ब्रेक हो गया, ठीक, तो वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर ब्रेक नहीं हुआ तो वह हम लोगों का कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसमें हम लोग आगे और देखेंगे
कि इनके अन्य वक्रों के ग्राफ देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर आधारित सवाल। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, ढंग से इसको एक जगह पर नोट करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, बेवजह घर से फालतू बाहर ना निकलें। ठीक, और अपना ध्यान रखिए। ठीक, बाय।